जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कटअप के बारे में भी बात करेंगे। इस बार कटअप क्या रहेगा, आपको एग्जाम में कितने प्रश्न सही करने हैं, और एग्ज़ाम डेट तो फिक्स हो गया है, 7 मई को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। और दोस्तों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से अवरक्त विकिरण की तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है। ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि किस विकिरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा गामा विकिरण। गामा विकिरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। एक पूछा जाता है दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी। तो याद कर लीजिए न्यूटन ने। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, दृश्य विकिरण की खोज किया था न्यूटन ने। दूसरा प्रश्न है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे यहाँ पे बी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है। ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए बहुत बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर इस बार कटअप क्या रहेगा। तो देखिए कटअप डिपेंड करता है एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार का एग्जाम लिया गया है, और कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम में भाग लिया है। इन सभी बातों पर कटअप डिपेंड करता है। अगर हम लोग पिछले वैकेंसी की बात करें जो 76 पोस्ट पर था, उसमें जनरल का जो कटअप गया था 86 कटअप गया था। लेकिन इस बार अच्छा खासा पोस्ट है, 689 पोस्ट है, और बहुत चीज़ों का बदलाव भी किया गया है, चेयरमैन बदले हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो है अच्छे तरीके से लिया जाएगा। तो आपको मान के चलना है, आपको 80+ स्कोर करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और देखिए अगर आप लोग सही से क्लास करते हैं, जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाता है, अगर आप लोग ध्यान से रिविजन करते हैं तो इससे भी आप लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बस आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और क्लास में आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। और आप लोग 3 से 4 दिन वेट कीजिए, उसके बाद डेली बेसिस पर आपका रिवीजन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तब तक जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, वीडियो से जाकर आप लोग रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। तो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और देखिए दोस्तों, ये जो वन है भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। आगे देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना हो सकता था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है कितना हो सकता था। चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, 14 हो सकता था। लेकिन देखिए अब जो है 126वां संविधान संशोधन होता है, और इस विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन के लोकसभा में 2 प्रतिनिधि व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो होगा 12, लेकिन यहाँ पे था पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा 14। लेकिन अब जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस
कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो भी बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय जो है लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखेंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1930। ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा ताशकंद। यहाँ पे देखिए और है ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। इन सभी फैक्ट को भी याद रखेंगे। और बी ऑप्शन में है तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है एशगाबत। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एशगाबात, ये जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। आगे देखिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 1927 में हुआ था। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1927 में। कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ये काम होता है राइबोसोम को, ध्यान रखेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे 10 के लिए। कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, ये है कांडला बंदरगाह। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और ये बंदरगाह जो है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। हल्दिया कहाँ पर है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है। और तूतीकोरिन की बात करें तो ये तमिलनाडु तट पर स्थित है। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु तट पर स्थित है। आगे देखिए, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ से आपको और भी 2 से 3 प्रश्न बता देते हैं। सबसे पहले तो कबड्डी में जो होता है याद रखिएगा 7 खिलाड़ी, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वॉलीबॉल पूछ सकता है, तो वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल की बात करें 9 खिलाड़ी होते हैं। बाकी हो गया हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, HTTP से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को मार्क करके रखिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। HTTP से क्या तात्पर्य है? बहुत ही शानदार प्रश्न है
और यहाँ पे जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। आगे देखिए, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो हमने आपको पहले भी बताया था, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखिए, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए। केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है पालघाट दर्रा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को खालिस्तान नदी के तट पर पराजित किया था। किस नदी के तट पर पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, नर्मदा नदी के तट पर। ध्यान रखना है। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अग्नि की खोज। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, धान से संबंधित एक प्रश्न है, पूछा जाता है खैरा रोग। तो इसे जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, तो ये धान से संबंधित है। ये जो खैरा रोग है ये जिंक की कमी के कारण होने वाला रोग है, याद रखना है। जेडन की कमी से होता है खैरा रोग धान में। और धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो है ये कौन सी मिट्टी है? तो याद कर लीजिए, ये है दोमट मिट्टी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है दोमट मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। यहाँ पे लिख देते हैं रेगुर मृदा। और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। किन क्षेत्रों से प्राप्त होती है? आंसर बताएंगे। यहाँ पे कन्नड़ होगा, कंकड़ नहीं, कन्नड़। यहाँ पे लिख देते हैं कन्नड़ के मैदानों से। और यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, कन्नड़ के मैदानों से। और कन्नड़ का मैदान जो है कर्नाटक राज्य में है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर करते जाएंगे। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भारत जो है विश्व का सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है। और भारत में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन होता है केरल राज्य में। इसलिए केरल को गर्म मसालों का राज्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गर्म तथा आर्द्र। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। तो सही जवाब है रेयॉन। रेयॉन जो है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पे आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि का है। और राज्यपाल पद का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में।
तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उर्वशी काव्य किस कविता की रचना है? ये हिंदी साहित्य का प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में और बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए। उर्वशी काव्य किस कविता की रचना है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए बता देते हैं। कामायनी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है CSBC द्वारा, तो याद रखना है कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक पूछा जाता है भारत भारती, जो बताते हैं उसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए। भारत भारती ये जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति है। तो 3 आपको याद रखना है, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। कामायनी की बात करें तो ये है जयशंकर प्रसाद, और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है भरतनाट्यम तमिलनाडु। और यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। यहाँ पे लिख देते हैं कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। एक पूछा जाता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों जो है केरल का है। आहारनाल सामान्यतः बड़ा होता है। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। देखते कितने बच्चे आंसर बताते हैं। इस तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, बीजों को होगा, ठीक है। बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है किसमें? तो देखिए दोस्तों, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जाता है। तो सही जवाब यहाँ होगा ए ऑप्शन, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी। तो अंतिम से एक पूर्व यानी कि 23वें तीर्थंकर का नाम आपको बताना है। तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है पार्श्वनाथ नाम है, याद रखना है पार्श्वनाथ है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो बता देते हैं वर्धमान। ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो ये पता चलता है कलहन की राजतरंगिणी से। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है कलहन की राजतरंगिणी से। अशोक के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्कृत को क्या कहते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है रज्मनामा। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था लेप्चा जनजाति जो है ये सिक्किम की जनजाति है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है सिक्किम। वायु कोश का क्या कार्य होता है? बहुत ही आपको सोच समझकर आंसर बताना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो वायु कोश का क्या अर्थ होता है? तो वायु कोश का कार्य होता है गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना।
प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ मिले हैं? चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। याद रखिएगा, तक्षशिला में मिले हैं। आपसे पूछा जा सकता है तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और देखिए सी ऑप्शन में है उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद कर लीजिए, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनने में सहायता की? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन मोहन सिंह ने। याद रखेंगे। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी ये मिलती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ज़रूर ध्यान रखें। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी ये तीनों मिलती है कहाँ? तो याद रखिएगा अन्नामलाई में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अन्नामलाई में, ध्यान रखना है। और देखिए अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी पूछा जाता है, जो कि अनाईमुड़ी है। यहाँ पे लिख देते हैं अनाईमुड़ी, ध्यान रखना है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, अनाईमुड़ी। एक पूछा जाता है दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चलिए 34 के लिए आंसर बताइए। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो याद कर लीजिए राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और पहला जो अध्यक्ष था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1947 में? तो याद रखिएगा JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? चलिए 36 के लिए आंसर बताइए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि ये भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए आंसर कीजिए 37 के लिए फटाफट से। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। दिए गए शब्द में संधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अच प्लस अंत, संधि ज्ञात करना है, क्या होगा? अच प्लस अंत से। तो अच जोड़ अंत से बनता है अजंत। देखिए ऑप्शन दिया गया है सी में अजंत, ध्यान रखेंगे। आखिरी प्रश्न है दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो गुण गाना ये मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा तारीफ करना। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।